हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 23वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हम सब ने अभी तक देखा है कि शूद्र और अंजलि के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आगे। शूद्र की माँ जब रूम से चली गई तो अंजलि फिर से रूम में अकेली हो गई थी और उसका दिमाग फिर से शूद्र की तरफ चला गया। वो बेड से उतरकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और अस्पताल के बाहर देखने लगी। उसका दिल इस वक्त काफ़ी भारी हो रखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी उससे चाहती क्या थी। इतना दुख सहने के बाद अब कहीं जाके शूद्र के रूप में जरा सी खुशी आई थी और अब सब फिर से बर्बाद हो गया। अंजलि अपने ख्यालों में खोई ही थी कि कोई उसके रूम का दरवाज़ा जोर से खोलकर अंदर भागते हुए आया। अंजलि ने मुड़कर देखा तो सोनिका सामने से भागते हुई आ रही थी। अंजलि, सॉरी, प्लीज उसे बचा लो, तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। सोनिका ने अंजलि के आगे खड़े होते हुए परेशान आवाज में कहा। सोनिका का ध्यान इस वक्त इंद्रजीत की देखभाल करने में था, इसलिए उसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी क्या कर रही थी। जब उसने माया के अरेस्ट होने की खबर सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वक्त सोनिका को माया की बहुत चिंता हो रही थी। माया उसकी एकलौती बेटी थी और अगर वो भी जेल गई तो इंद्रजीत और उसका इस दुनिया में और कोई नहीं रहेगा। वो माया के अरेस्ट होने की खबर सुनते ही भागते हुए पुलिस स्टेशन चली गई थी और जब वहां पहुंची तो माया को देखकर उसे काफ़ी दया आ रही थी। आखिर वो उसकी माँ थी। वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी, इसलिए अंजलि को पता ढूंढते हुए वो सीधे उससे मदद मांगने के लिए यहाँ भाग आई। देखिए मिसेस खन्ना, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सकती, अंजलि ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सोनिका से कहा और वहां से बाहर निकल गई। सोनिका भी रूम में से बाहर उसे फॉलो करने लगी। वो आज किसी भी कीमत पर अंजलि को मनाना चाहती थी। अंजलि, तुम हमारे परिवार के साथ 20 सालों से रही हो। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। कम से कम मेरे लिए तो माया को छुड़वा दो, वो तुम्हारी बहन है। सोनिका ने अचानक से अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरा हाथ छोड़िए मिसेस खन्ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब उसका बचना मुश्किल है। अगर मैं अपनी कंप्लेन वापस भी ले लेती तो भी पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। अंजलि ने सोनिका की तरफ देखते हुए कहा। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिका तो उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। इस वक्त उनके आसपास कई सारे लोग जमा हो गए। अंजलि को इतने लोगों का उनका तमाशा देखना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सोनिका तो जानबूझकर अंजलि पर प्रेशर डालने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी और रो रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन लोगों को देखें और अंजलि थक हार कर उसकी बात मान ले। खन्ना परिवार में सोनिका ही सबसे तेज दिमाग की थी। वो एक ड्यूबल फेक्ट स्थान थी। इसके दिमाग में क्या चलता था ये कोई नहीं बता सकता था। इतने लोगों के सामने वो जानबूझकर तमाशा कर रही थी। अंजलि, मैं अपनी बेटी की गलती की वजह से काफ़ी शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वो अभी सिर्फ 22 साल की है। इस उम्र में उसका जेल जाना ठीक नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। सोनिका ने अगले ही पल अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। सोनिका के ऐसे कहने से अंजलि काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सभी लोगों का ध्यान उस पर था।
इस समय अंजलि को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। सोनिका के ऐसे उसके सामने गिड़गिड़ाने से काफ़ी लोगों को अंजलि एक गलत इंसान लग रही थी। वो अंजलि को गलत समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अंजलि काफ़ी निर्दयी है। उसकी आंटी उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठी गिड़गिड़ा रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उन सभी लोगों में से किसी को भी माया की करतूत का अभी तक नहीं पता था। वहां से गुजरने वाले हर एक शख्स वहां रुककर वो तमाशा देख रहा था। वो तुम्हारी बहन है अंजलि, उसे बचा लो, सोनिका ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपको जो भी कहना है आप खड़े होकर बोलिए। यूँ मेरे सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ भी होता तो मैं अभी तक कर चुकी होती। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि माया को बचाना मेरे हाथ में अब नहीं है। उसने एक कानूनी जुर्म किया है। अंजलि ने सोनिका के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी सोनिका एकदम से अपने हाथ उसके हाथ से टकराकर जमीन पर गिर गई। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि अंजलि ने जानबूझकर सोनिका को धक्का दिया था। सभी लोगों की निगाहों में इस वक्त अंजलि ही गलत थी। सबको लग रहा था कि वो भी काफ़ी ज़्यादा कठोर हो रही थी। कई लोगों तो कह रहे थे कि शूद्र तक पहुंचाने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा अकड़ आ गई थी। अंजलि की रेपुटेशन तो पहले ही बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा खराब थी और अब ये सब देखने के बाद लोग फिर से उसे ही गलत समझ रहे थे, जबकि किसने कभी भी अंजलि के वैसे करने की वजह नहीं समझी। सभी लोग समझ रहे थे कि अंजलि खन्ना परिवार के साथ गलत कर रही थी, लेकिन असल में तो वो अंजलि थी जिसके साथ शुरू से ही गलत होता आया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और ये बोलने वाली कोई और नहीं, शूद्र की माँ थी। उनकी बात सुनकर सभी का ध्यान उन पर आ गया। सोनिका तो एक टाइम के लिए जम सी गई। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी वो औरत कौन थी, लेकिन वो उनकी आवाज़ सुनकर ज़्यादा हैरान हो गई थी। वो जिस तरह से बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता था। कौन हो तुम और ऐसे इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे जानती भी हो? सोनिका ने गुस्से से शूद्र की माँ की तरफ घूरते हुए पूछा। अंजलि बेटा, तुम प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद करोगी? ये सामान पकड़ लो कुछ देर के लिए। शूद्र की माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा और फिर अंजलि के आगे आकर खड़ी हो गई। अंजलि इस वक्त शूद्र की माँ के पीछे खड़ी थी और शूद्र की माँ अंजलि और उसकी आंटी सोनिका के बीच थी, जिस वजह से सोनिका अंजलि को देख नहीं पा रही थी। अंजलि को बिल्कुल वैसे ही खुशी महसूस हो रही थी जैसे वो तब महसूस करती थी जब शूद्र उसे किसी बुरी सिचुएशन से बचाता था। वो भी हमेशा दुनिया और उसके बीच आकर खड़ा हो जाता था। आप मिसेस खन्ना हैं, राइट? आप किस तरह की इंसान हैं ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती होंगी, और आपके लिए तो मैंने वैसे शब्द यूज ही नहीं किए जो आप डिजर्व करती हैं। मैं आपसे काफ़ी हद तक अच्छी तरह से पेश आ रही हूँ। शूद्र की माँ ने चेहरे पर एक दिखावटी स्माइल के साथ सोनिका की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त लोगों के सामने अंजलि के आगे घुटने टेक कर तुम क्या साबित करना चाहती हो, जबकि गलत तो आज तक अंजलि के साथ हुआ है। तुम्हारी बेटी ने इसके साथ गलत किया। तुम लोगों ने इतने सालों तक इसके साथ गलत किया, इसे बेच तक दिया, और अब ऐसा लाचार सा चेहरा लेकर फिर से अंजलि के सामने आकर खड़ी हो गई हो। उसने अपनी ज़िंदगी में तुम लोगों की वजह से काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। शूद्र की माँ ने सोनिका की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए थोड़ी सख्ती से कहा। आखिर तुम होती कौन हो हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात में टांग अड़ाने की। सोनिका ने गुस्से से शूद्र की माँ को घूरते हुए कहा। मैं आज
टांग अड़ाऊंगी। अब अंजलि अकेली नहीं है। अंजलि की अच्छाई का फायदा उठाकर तुम इतने सारे लोगों के सामने उसे जलील करने की कोशिश कर रही हो, उसे फोर्स कर रही हो कि वो तुम्हारी बेटी को बचाए। ये लोग जो अंजलि को इस वक्त गलत समझ रहे हैं ना, तुम बस एक बार बता दो कि तुम्हारी बेटी ने अंजलि के साथ क्या किया है, उसके बाद देखती हूँ कौन तुम्हारा साथ देता है हिम्मत लोगों को बताने की कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। बस इस बच्ची को लोगों के सामने नीचा दिखाने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गई। शूद्र की माँ ने गुस्से भरी आवाज में सोनिका की तरफ देखते हुए कहा। सोनिका की तो इस वक्त बोलती बंद हो चुकी थी। वही शूद्र की माँ की आवाज ने उस पूरी जगह को हिलाकर रख दिया था। लोग शूद्र की माँ की बात सुनकर अब आपस में फुसफुसाने लगे थे। उनकी बेटी ने अंजलि को किडनैप कराया और ये अब अंजलि के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी बेटी के लिए की माफ़ी मांग रही हैं। काफ़ी कमाल की है ना ये फैमिली। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांग सकती हो और अंजलि को उसे बचाना चाहिए। तुम्हारी बेटी ने अंजलि को किडनैप करवाने के लिए गुंडे हायर किए, उन्हें पैसे दिए कि वो अंजलि की इज्जत के साथ खेलकर वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दे ताकि अंजलि बदनाम हो जाए और हो सकता है कि वो बाद में इसे जान से भी मार देते। सब में उस लड़की को इस गुनाह के लिए माफ़ किया जाना चाहिए। तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हारी अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो क्या तुम उसे जान से ना मार देती? और यहाँ तुम इसके साथ इतना गलत करने के बाद भी इससे कह रही हो कि उसे माफ़ कर दे। शूद्र की माँ ने गुस्से से चिल्लाते हुए सोनिका की ओर देखते हुए कहा, जो अब तक फर्श से खड़ी हो गई थी। शूद्र की माँ की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सभी लोग उनकी आवाज़ से ही कांप गए थे और उनकी बातें सुनकर तो सभी के दिलों में अब अंजलि के लिए हमदर्दी पैदा हो रही थी। और सोनिका, जिसने 20 साल से अपने इमेज बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी सौतेली माँ की बना रखी थी, वो एकदम से मिट्टी में मिल गई। भले ही तुमसे इसे 20 सालों तक पाला हो, लेकिन हमेशा इसके साथ गलत ही किया है। तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा पाप कर दिया और फिर भी तुम इतने लोगों के सामने अंजलि के आगे घुटनों पर बैठ गई, बिना ये सोचे समझे कि बाकी लोग अंजलि के बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें अंजलि की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। तुम बस अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ आई थी। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई इस फूल जैसी बच्ची के साथ इतने घिनौनी खेल खेलते हुए? इसके आगे पीछे कोई नहीं था। ये तुम लोगों को अपना परिवार मानती थी और तुम लोगों ने क्या किया, इसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया। आइंदा से अंजलि के आसपास भी नज़र मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शूद्र की माँ ने गुस्से से चिल्लाते हुए सोनिका को देखा। सोनिका इस वक्त सर झुकाए खड़ी थी। आसपास के सभी लोग इस वक्त खन्ना परिवार के लिए बुरी बातें बोल रहे थे। जब उन्होंने सुना कि अंजलि को इन लोगों ने कुछ पैसों के लिए बेच दिया था और माया ने अपना बदला निकालने के लिए अंजलि को किडनैप करवाने का षड्यंत्र, तो उन लोगों को समझ आ गया था कि वो इतने समय से अंजलि के लिए बुरा सोच रहे थे, जबकि असलियत में तो खन्ना परिवार बुरा था, जो अपनी इज्जत पर एक दाग तक नहीं लगने दे रहा था और हमेशा ही अंजलि पर सारा ब्लेम डाल देता था। सोनिका में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ देर और वहाँ रुककर अपनी बेइज्जती करवा सके, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। सोनिका को ऐसे अचानक से जाते हुए देख सब समझ गए कि रुद्र की माँ का कहा हर एक शब्द सच था, वरना अपने लिए इतनी बुरी बातें कौन सुनता। वही अंजलि अपने सामने खड़ी अपनी नई प्रोटेक्टर को नम आंखों से देख रही थी। शूद्र के अलावा आज एक दूसरा इंसान भी था जो अंजलि के लिए खड़ा हुआ था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह के। उसे शूद्र काफ़ी ज़्यादा लकी लग रहा था कि उसे तुलसी जी जैसी माँ मिली थी।
आज उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर उसकी खुद की माँ होती तो शायद वो भी हमेशा अंजलि को तुलसी जी जैसी ही प्रोटेक्ट करती। अंजलि के माथे पर लगे सभी कलंक एक झटके में धुल गए थे। सभी लोगों को अंजलि पर तरस आ रहा था और वो अपने दिल में कह रहे थे कि उन्होंने इस लड़की के बारे में कितना गलत सोचा, जबकि ये बेचारी तो खुद इतना सब कुछ सह रही थी। सोनिका अपनी बेइज्जती अब और नहीं सह पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ निकल गई और कुछ देर अस्पताल के लोगों ने वहाँ जमा हुई भीड़ भी हटा दी। सोनिका की अच्छी खासी खातिरदारी के बाद शूद्र की माँ अंजलि की तरफ पलटी और एक स्माइल के साथ अंजलि से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अंजलि ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। इस वक्त अंजलि की आंखें भी नम हो चुकी थी क्योंकि उसका दिल काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। अंजलि के चेहरे पर स्माइल देखकर शूद्र की माँ के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ अंजलि के गालों पर रखकर उसके आंसू साफ किए। बस अब और नहीं रोना, सब ठीक हो जाएगा, शूद्र की माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। उन्होंने अंजलि के हाथों में लंच बॉक्स ले लिया और फिर वो दोनों अंजलि के रूम में वापस आ गए। तुलसी जी ने लंच बॉक्स टेबल पे रख दिया और धीरे धीरे उसमें से खाना निकालने लगी। अंजलि की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि वो अंजलि के लिए बहुत ज़्यादा खाना लाई थी। शूद्र की माँ जैसे ही एक बॉक्स बाहर निकालती तो अंजलि सोचती थी कि अब ये वाला आखिरी होगा, लेकिन उसके बाद भी शूद्र की माँ बॉक्स पर बॉक्स निकालकर अंजलि के सामने रख दे रही थी। एक्चुअली बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं ये सब लेकर आ गई। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये खाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। तुम्हें जो पसंद आए मुझे बताओ और तुम्हें वही खिला दूंगी। शूद्र की माँ ने एक स्माइल के साथ अंजलि की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा। अंजलि ने भी हाँ में सर हिला दिया। उसे इस वक्त समझ आ गया था कि शूद्र की माँ बहुत अच्छी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अंजलि ने आयुष के साथ महसूस किया था। शुरू में तो आयुष अंजलि के साथ उखड़ा उखड़ा रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों साथ रहने लगे तो आयुष की अच्छी साइड अंजलि के सामने आ गई थी। पहले आयुष अंजलि के साथ काफ़ी कम बात करता था, लेकिन अब तो वो अंजलि से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। ठीक वैसे ही शूद्र की माँ भी थी। जब उनकी मुलाकात अंजलि से पहली बार हुई तो उनका व्यवहार काफ़ी रूखा था, लेकिन अब वो अंजलि पर खुलकर प्यार लुटा रही थी। अंजलि शूद्र आयुष और शूद्र की माँ से मिलकर ही इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि पूरे सूर्यवंशी परिवार का माहौल कितना अच्छा होगा। अंजलि बेटा, ये बहुत बुरी बात है कि तुम इतनी आसानी से लोगों को खुद को परेशान करने देती हो, और मैं जानती हूँ अगर आज मैं नहीं आती तो तुम उस औरत की नाजायज़ बात भी मान लेती। अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो बेटा। शूद्र की माँ ने अंजलि को तरफ देखते हुए उसे समझाया। नहीं आंटी, ऐसा नहीं होता। अंजलि ने सर झुकाए धीमी सी आवाज़ में कहा। अंजलि, अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छा होना तुम्हारे लिए बुरा साबित हो सकता है। अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती। तुम जानती हो इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा बैलेंस बना कर रखना चाहिए। अगर तुम इतनी मीठी हो जाओगी तो लोग तुम्हें निगल जाएंगे, और अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा कड़वा हो जाए तो लोग उसे थूक देते हैं। तो हमेशा ही अपने आप को नॉर्मल रखो और देखो अपने आप को क्या हालत बना ली है अपनी। अच्छे से खाना खाया करो, देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो। शूद्र की माँ ने अंजलि को समझाते हुए कहा और फिर चम्मच से कुछ चावल लेकर अंजलि के मुंह में
मुंह के आगे कर दिए। अंजलि ने अपना मुंह खोलकर वो चावल खाए। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। काफी हद तक शूद्र की माँ भी समझ गई थी कि अंजलि इस वक्त काफी इमोशनल हो गई थी और उसके इमोशनल होने की वजह भी वो जानती थी। आज तक कभी किसी ने ऐसे मेरे हक से बात नहीं की जैसे आपने की मेरी आंटी से। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे इतना अच्छा आज तक किसी ने महसूस नहीं कराया। आज मुझे जो महसूस हुआ कि मेरे लिए लड़ने वाला भी कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे लगा कि अगर मेरी माँ आज होती तो शायद वो भी मेरे लिए ऐसा ही करती। आप में मुझे मेरी माँ की झलक दिखाई दी। थैंक यू आंटी। अंजलि ने नम आंखों के साथ सिसकियां भरते हुए कहा। तभी अचानक से दरवाजा से शूद्र अंदर आ गया। शूद्र ने जैसे ही सुना कि सोनिका अंजलि के पास हॉस्पिटल पहुंच गई थी तो वो बिना टाइम गवाए सीधे हॉस्पिटल आ गया। वो जानता था कि अगर सोनिका हॉस्पिटल गई थी तो उसने जरूर ही अंजलि के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। लेकिन अंदर आते ही उसकी माँ के शब्द सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मुझे माँ कह भी सकती हो। शूद्र की माँ ने बड़े प्यार से अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र तो हैरान हुआ ही साथ साथ अंजलि को भी ये सुनकर खांसी आ गई थी। अंजलि काफी जोर जोर से सांस ले रही थी। शायद कुछ चावल उसके गले में अटक गए थे। शूद्र जल्दी से अंजलि के पास आ गया और टेबल से पानी का गिलास उठाकर अंजलि को पानी पिलाने लगा। शूद्र अंजलि की पीठ सहला रहा था और अपने हाथों में उसे पानी पिला रहा था, जिसे देखकर शूद्र की माँ के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये कौन सा नया ड्रामा है आपका? शूद्र अपनी माँ की तरफ देखते हुए थोड़ी रूखी आवाज में बोला। आंटी, आप मजाक कर रही हैं ना? अंजलि ने शूद्र की माँ को सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। अंजलि बेटा, ना तो ये कोई मजाक था और ना ही कोई ड्रामा। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ही एक बेटी की कमी महसूस की है। तुम तो जानती हो मेरे 2 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है। जब शूद्र के समय पर मैं प्रेग्नेंट थी तो काफ़ी तीखा खाया करती थी। मुझे लगता था कि शायद इस बार भगवान मुझे बेटी दे देगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक धतूरा दे दिया। इसलिए मैं कह रही थी कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी कह सकती हूँ। शूद्र की माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। वही अंजलि मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी जब शूद्र की माँ ने शूद्र को धतूरा कहा। शूद्र की आंखें भी सिकुड़ी हुई थी। मैं बस ही इतना कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हें अपनी बेटी मान सकती हूँ? जैसे तुम्हें मुझ में अपनी माँ की झलक दिखती है, मुझे भी तुम में अपनी बेटी की झलक दिखती है। मैंने हमेशा ही तुम जैसी बेटी के सपने देखे हैं। शूद्र की माँ ने एक बार फिर अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट ओके विथ इट। शूद्र ने थोड़ी सख्ती से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं अंजलि से बात कर रही हूँ। शूद्र की माँ ने शूद्र को घूरते हुए कहा। अंजलि कभी शूद्र को तो कभी उसकी माँ को देख रही थी। दोनों ही एक जैसे अड़ियल थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपना गला साफ करते हुए शूद्र की तरफ देखकर पूछा। शूद्र जी, क्या आपने लंच कर लिया? नहीं, अभी नहीं। शूद्र ने अपनी नजरें अपनी माँ की तरफ से हटाते हुए अंजलि की तरफ देखकर जवाब दिया। तो बैठिए, खाना खा लीजिए। अंजलि ने शूद्र की तरफ देखकर कहा। इससे पहले शूद्र कोई जवाब दे पाता, उसकी मॉम ने जल्दी से बोल दिया। मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना लाई थी, अपने और अपनी बेटी के लिए। अगर और किसी को खाना है तो वो बाहर जाके खा ले। शूद्र की माँ की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी थी। वही शूद्र के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था।
वो उनकी बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने अंजलि को एक नज़र देख लिया था। उसे ठीक देखकर उसके दिल को काफ़ी हद तक चैन महसूस हो रहा था, इसलिए वहाँ रुकना उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकता तो उसकी और उसकी मॉम की और बहस हो जाती। अंजलि जब से शूद्र और उसकी मॉम से मिली थी, वो समझ गई थी कि इन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। लगभग 4 घंटे बाद जब शूद्र वापस लौटा तो उसकी मॉम वहाँ से जा चुकी थी। इस वक्त अंजलि अपने वार्ड में अकेली थी। अंजलि इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मिस अंजलि, अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। माया को तो अरेस्ट कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन गुंडों में से कुछ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आपका होना ज़रूरी है। एक पुलिस ऑफिसर ने अंजलि से कहा। जी ऑफिसर, अंजलि ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। उसकी नज़र फिर सामने खड़े शूद्र पर गई, जो उसे ही देख रहा था। अंजलि भी एकटक शूद्र की तरफ देखने लगी थी। उसे लग रहा था जिस तरह से उसने पहले शूद्र से बात की थी, शायद शूद्र अभी तक उससे नाराज होगा। शूद्र धीरे धीरे चलकर अंजलि के पास आ गया और उसके बेड पर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। अगले ही पल शूद्र ने अपना हाथ अंजलि के गाल पर रख दिया और उसे सहलाने लगा। शूद्र के ऐसे छूने पर अंजलि का दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शूद्र उससे नाराज नहीं होगा। अंजलि ने जब जरा सा पीछे हटने की कोशिश की तो शूद्र ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसकी नाक पर अपनी नाक को सहलाने लगा। अंजलि की सांसें अचानक से उसके गले में अटक गई थी। शूद्र जब भी ऐसा कुछ करता था तो अगले ही पल उसे किस कर लेता था, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। शूद्र जी, प्लीज छोड़ दीजिए ना। अंजलि शूद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए कहा। क्यों, आज मेरी नज़दीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही? शूद्र ने एक स्माइल के साथ अंजलि से पूछा। वो दोनों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा करीब थे। उन दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। अंजलि का दिल शूद्र के नज़दीकियों से बेकरार नहीं था। उसका दिल तो बल्कि शूद्र के उस किस ना करने से बेचैन हो रहा था। अंजलि के चेहरे की वो बेचैनी साफ बोल रही थी कि अब आप मुझे किस करोगे या नहीं? तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? शूद्र ने अचानक से ही अंजलि से पूछा, जिसे सुनकर अंजलि थोड़ा हैरान रह गई। शूद्र जब मुंबई में था तो उसने अंजलि को काफ़ी सारे मैसेज किए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद अंजलि ने उसके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। ये करना तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी शूद्र ने कभी भी अंजलि को मैसेज करना नहीं छोड़ा। तो क्या इस वक्त आप मुझसे उस बात का बदला ले रहे हो? आप क्या अपने दिल में बातें दबाए रखते हो और बाद में उसका बदला लेते हो? अंजलि ने थोड़ा चिढ़ते हुए शूद्र से पूछा। अंजलि की बात सुनकर शूद्र जोर जोर से हंसने लगा। अगले ही पल उसने अपने होठ अंजलि के होठों पर रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शूद्र आज अंजलि को काफ़ी प्यार से किस कर रहा था। अंजलि भी अब उसका साथ दे रही थी। अंजलि को शूद्र का उस प्यार पर जताना बहुत अच्छा लग रहा था। अंजलि का हाथ भी शूद्र के बालों में आ गया था। वो दोनों अपनी किस में खोए जा रहे थे। एक डीप और पैशनेट किस के बाद शूद्र ने अंजलि को छोड़ा था। अंजलि इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही शूद्र भी अपनी सांसों को कंट्रोल करता हुआ अंजलि की तरफ देखे जा रहा था। अगर वो हॉस्पिटल नहीं होते तो शायद शूद्र अपनी लिमिट्स भूल चुका होता। तुम बहुत क्यूट हो डार्लिंग, शूद्र ने अंजलि के गाल पर किस करते हुए प्यार से कहा, जिस पर अंजलि शर्मा गई। शूद्र जब उठकर जाने लगा तो अंजलि ने अचानक से उसका हाथ थाम लिया, जिस पर
उसने गर्दन घुमाकर अंजलि की तरफ देखा। शूद्र अंजलि की आंखों में देख रहा था, जिसमें इस वक्त काफी सवाल नजर आ रहे थे। कुछ पूछना है? शूद्र ने बड़े प्यार से अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। अंजलि ने हाँ में गर्दन हिला दी। आज वो शूद्र से पूछना चाहती थी कि क्या शूद्र भी उसे पसंद करता था। क्या शूद्र के दिल में भी वही फीलिंग्स थी जो अंजलि शूद्र को लेकर अपने दिल में महसूस करती थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, उसे किसी की नज़रें खुद पे महसूस हुई। शूद्र ने भी जब दरवाजे की तरफ देखा तो सामने निखिल अपने हाथों में फ्रूट्स की एक बास्केट और गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था। निखिल की मुट्ठियां तो पहले से ही अंजलि को शूद्र के साथ देखकर कस चुकी थीं। पिछली बार जब निखिल ने शूद्र और अंजलि को एक साथ देखा था तो शूद्र ने बस अंजलि के चेहरे पर किस किया था, और वो बात भी निखिल को हजम करने में इतना समय लगा था। लेकिन आज तो उसने शूद्र और अंजलि को एक डीप और फैशनेट किस करते हुए देख लिया था, जिस पर उसका दिमाग फटने वाला हो गया था। अंजलि का शूद्र को देखकर शर्माना निखिल को खल रहा था। निखिल ने जैसे ही ये खबर सुनी कि अंजलि का किडनैप हो गया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थी, तो वो तुरंत अंजलि से मिलने के लिए दौड़ पड़ा था। लेकिन यहाँ आकर उसने जो नज़ारा देखा था, उसके बाद तो उसके अंदर आग सी लग गई थी। उसने सोचा था कि वो यहाँ आते ही अंजलि को सीने से लगा लेगा, लेकिन अंजलि तो पहले से ही किसी और की बाहों में थी। मिस्टर ओबराय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शूद्र ने निखिल को घूरते हुए पूछा। निखिल, जिसने आगे बढ़ने से कदम उठाया ही था कि अचानक से वही रुक गया। उसे शूद्र का खौफनाक रूप याद आ रहा था, जब पिछली बार उसने निखिल को पीटा था। जी, वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने इस हॉस्पिटल में आया था, निखिल ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। निखिल को शूद्र की दी वार्निंग याद थी कि वो अंजलि से दूर रहे, और अगर अब वो शूद्र से कहता कि वो यहाँ अंजलि से मिलने आया है तो शायद शूद्र आज उसे जान से मार देता। वो तो पहले ही शूद्र के घूरने से घबरा गया था। शूद्र की आंखें तो मानो उसे खाने को ही जा रही थी। आप अगर अपने दोस्त से मिलने आए हैं तो जाकर उससे मिल लीजिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा है। शूद्र ने थोड़ी सख्ती से निखिल की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र की बातों में निखिल को सीधी वार्निंग मिल गई थी कि जिस रास्ते वो यहाँ आया था उसी रास्ते से वो वहाँ से चला जाए। जी मिस्टर सूर्यवंशी, मैं जा रहा हूँ, निखिल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। इसके बाद एक सेकंड गवाए बिना वो हॉस्पिटल से निकल गया और सीधे अपने घर, अपने बेडरूम में आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसकी आंखें तो गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंजलि और शूद्र की वो नज़दीकियाँ घूम रही थी। वो बार बार शूद्र और अंजलि को किस के बारे में सोच रहा था। इसी के चलते उसने अपने हाथ में पकड़े गुलाब के फूल कुचल दिए। उसके हाथ में गुलाब के कांटे चुभ गए थे, जिस वजह से उसके हाथों से खून टपकने शुरू हो गया था। निखिल को लग रहा था कि शूद्र बस अंजलि के साथ टाइम पास कर रहा था, और जब वो मुंबई वापस लौट गया था तो शायद अब अंजलि के पास कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। यही सोचकर तो वो अंजलि को मनाने हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन वहां का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए थे। शुद्ध अभी भी अंजलि के साथ ही था और उसने अंजलि को नहीं छोड़ा था। अगले दिन अंजलि को डिस्चार्ज मिल चुका था। अंजलि और शूद्र की माँ इस वक्त शूद्र के विला में थी। शूद्र की माँ अंजलि के लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी। अंजलि उनके पास ही खड़ी हुई थी। ये टेस्ट करो, बताओ कैसा बना है। शूद्र की माँ ने एक चम्मच में थोड़ा सा सूप लेकर अंजलि के मुंह के आगे किया। अंजलि ने भी एक स्माइल के साथ वो सूप टेस्ट किया और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया,
बहुत ज़्यादा टेस्टी है आंटी। क्या फिर आंटी? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे माँ कहकर बुलाओ। शूद्र की माँ ने दिखावटी नाराजगी के साथ कहा। सॉरी माँ, सूप बहुत अच्छा है। आपके हाथों में तो जादू है। अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ शूद्र की माँ की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र की माँ ने भी एक स्माइल की कर दी और फिर अपने हाथों से अंजलि को सूप पिलाने लगी। उन दोनों ने पूरा दिन काफ़ी हंसी खुशी एक साथ बिताया और शाम होने पर शूद्र की माँ वहाँ से चली गई। अंजलि तो उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन वो वहाँ नहीं रुकी, ये कहकर कि उन्हें कुछ काम है, जबकि असली बात तो ये थी कि वो जानती थी कि शाम को शुद्र अंजलि से मिलने आएगा, तो उन्हें शुद्र और अंजलि का थोड़ा प्राइवेट टाइम देना चाहिए। शाम के वक्त शुद्र डिनर के लिए घर आ गया। अंजलि ने उसे अपने हाथों से खाना सर्व किया। शूद्र ने अंजलि को अपनी गोद में बिठा रखा था। वो एक बाइट खुद खा रहा था और दूसरी अंजलि को खिला रहा था। ऐसा करते करते ही उन दोनों के डिनर खत्म हो गया। डिनर के बाद शूद्र अंजलि को अपनी गोद में लेकर काउच पर हॉल में ही बैठा हुआ था। मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो आज रात तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत करके जाना चाहता हूँ। शूद्र ने अंजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सुनने के बाद अंजलि के गाल टमाटर की तरह एकदम से लाल हो गए। अंजलि शूद्र की बात सुनकर शर्मा गई थी। वो तो एकदम से शूद्र की गोद से खड़े होकर भागना चाहती थी, लेकिन शूद्र ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस रखी थी ताकि अंजलि आज उससे दूर ना भाग सके। शूद्र जी प्लीज छोड़िए ना, मैं आज ही तो हॉस्पिटल से आई हूँ। अंजलि ने नजरें झुकाए हुए शूद्र से कहा। शूद्र ने अंजलि की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसे सख्त करने लगा। अंजलि के बदन में सिहरन सी उठ रही थी। उसकी सांसें खुद ब खुद तेज होने लगी थी। अंजलि ने को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। तुम बीमार हो डार्लिंग, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, पर तुम तो मेरे साथ कर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पैरों में दर्द है, लेकिन तुम्हारे हाथों में कोई चोट नहीं है। शूद्र ने अंजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा और उसके कान को काट लिया। अंजलि का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। उसकी सांस तो उसके गले में ही अटक गई थी, ये सोच कर कि शूद्र आखिर उससे क्या करवाने वाला था। शूद्र जी, आप कितने बेशरम हैं। अंजलि ने अपना मुंह शूद्र के सीने में छुपाते हुए कहा और उसके दोनों गालों पर किस करके भागते हुए वॉशरूम में चली गई। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। शूद्र जी भी दिन पे दिन बेहद बेशर्म होते जा रहे हैं। अंजलि ने शीशे में देखते हुए खुद से कहा। अंजलि अपने आप को आईने में देख नहीं पा रही थी। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लाल पड़ चुकी थी। उसकी गर्दन पर शूद्र के काटने के निशान भी थे। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो शूद्र अपने कपड़े ठीक कर रहा था। अंजलि वॉशरूम से बाहर निकल के बस खड़ी हो गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो आगे बढ़कर शूद्र के पास आ सके। वो तो अपनी नज़र उठाकर शूद्र की तरफ देख तक नहीं पा रही थी। हाँ, क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि धीरे धीरे कदम बढ़ाकर झुकी नजरों लिए ही शूद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। शूद्र ने एकदम से अंजलि की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने डिसाइड कर लिया है ना कि तुम मुंबई से ही अपनी पीएचडी की पढ़ाई करना चाहती हो? शूद्र ने अंजलि के गाल पर हल्के से किस करते हुए पूछा। मैंने पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन फिर मिस्टर मित्तल भी मुझे मिले। उन्होंने भी मुझे बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर रहेगी। वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं और फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरी दोस्त जिया भी वहीं पर है, तो हम दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। अंजलि ने शूद्र के सीने की तरफ देखते हुए ही जवाब दिया। तो क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता?
तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें अपनी गोद से उठाकर ही घुमाता फिरूंगा। शूद्र ने अंजलि के माथे पर अपना माथा रखते हुए बड़े प्यार से कहा। अंजलि के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसे शूद्र का उससे प्यार करना काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो खुद अब शूद्र से बेहिसाब मोहब्बत करने लगी थी। अंजलि की जिंदगी में शूद्र तो पहला इंसान था जिसने उसकी इतनी परवाह की थी। अगले हफ्ते मैं मुंबई लौट रहा हूँ और तुम मेरे साथ ही मुंबई चलोगी। शूद्र ने अंजलि की आंखों को चूमते हुए कहा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि थोड़ी सी हैरान थी। उसने अपनी पलकें उठाकर शूद्र की आंखों में देखा। वो शूद्र को कभी भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर उसके दिल में क्या चलता रहता था। अंजलि शूद्र के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन उसके दिल में डर था कि वो जितना शूद्र के करीब जाएगी उतना ही उससे दूर होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शूद्र ने तो कभी जाहिर भी नहीं किया था कि वो अंजलि से प्यार करता था और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। उसे तो यही डर था कि शूद्र उसे बीच मझधार में ही छोड़कर चला जाएगा। ऐसे क्यों देख रही हो डार्लिंग? क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? शूद्र ने सवालिया निगाहों से अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। अपना सामान पैक कर लो, अगले हफ्ते हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। मैं चलता हूँ। शूद्र ने अपनी बात पूरी करते ही अंजलि के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने के बाद बिला से निकल गया। अंजलि वही अपने दिल की कस्में उलझी हुई शूद्र को जाते देख रही थी। अंजलि चाह कर भी अपने दिल की बात अपनी जुबान पर नहीं ला पा रही थी। वो बस शूद्र को खुद से दूर होते नहीं देख सकती थी। वो चाहती थी कि शूद्र के मन में अगर कुछ है तो उससे कह दे। वो नहीं चाहती थी कि इससे पहले शूद्र उसकी फीलिंग्स के चलते उसे खुद से दूर कर सके। शूद्र अंजलि की आदत बन चुका था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अब शूद्र से दूर नहीं हो पा रही थी। जब कोई किसी से प्यार करने लगे तो किसी भी कीमत में उसका साथ चाहने लगता है। अंजलि का दिल तो शूद्र की से दूर रहने को करता था, ताकि जब वो बिछड़े तो उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन वही अंजलि कोशिश करने पर भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। अंजलि अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने जब देखा तो इस वक्त जिया का फ़ोन आ रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन पिक कर लिया। अंजलि, क्या तुम मुझे अपने दोस्त नहीं मानती? तूने एक बार मुझे ये बताया ज़रूरी नहीं समझा कि तेरा किडनैप हो गया था और तू हॉस्पिटल में थी। सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया यार तूने। एक तरफ तो तू कहती है तू मेरी बहन जैसी है और तूने अपनी बहन को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया ही नहीं। जिया ने अंजलि पर गुस्सा जताते हुए फ़ोन पर चलते हुए कहा। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब ठीक हूँ, तू परेशान मत हो, मैं तुझे बताने ही वाली थी। अंजलि ने जिया से माफ़ी मांगते हुए लाचारी भरी आवाज़ में कहा। चल चल, अब मुझे बता तू कहाँ है, मैं आ रही हूँ तुझसे मिलने। जिया ने अंजलि से अभी भी थोड़ी नाराज़गी भरी आवाज़ में कहा। अंजलि ने जिया को शूद्र के विला का एड्रेस सेंड कर दिया और कुछ ही देर में जिया उससे मिलने वहाँ पहुँच गई। जिया अंजलि के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स भरे प्रोडक्ट्स लाई थी, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। जब उसकी नज़र शूद्र की माँ की लाई चीज़ों पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि उसने तो अंजलि के लिए कुछ भी खास नहीं लाया था। असल में तो वो उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। तेरे लिए ये सब शूद्र ने ही ला कर रखा होगा। वो तेरी कितना फिक्र करता है यार। तू सच में तो बहुत लकी है। जिया ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अंजलि से कहा। नहीं, ये शूद्र जी नहीं, ये सब उनकी मॉम लेकर आई थी। अंजलि ने जिया को बताते हुए कहा। फिर तो सही है, अब तो शूद्र की मॉम भी तेरी केयर करने लगी हैं। तुम लोगों की तो खूब जमने वाली है। तुझे टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ससुराल में तेरी सास कैसी होगी।
जिया ने अंजलि को छेड़ते हुए कहा। चुप कर यार, कुछ भी बोलती है। अंजलि ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सच में मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। मुझे तो बस दीपक के लिए बुरा लग रहा है। जिया ने दीपक के लिए सिंपैथी जताते हुए अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू जानती है मुझे वो पसंद नहीं है, वो लड़का मेरे टाइप का नहीं है। अंजलि ने जिया की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मुझे पता है तू उसे पसंद नहीं करती, तू तो शूद्र को पसंद करती है ना। तो दीपक के लिए बुरा फील मत कर, वो इस वक्त अपने काम में बहुत बिजी है। जिया अंजलि को छेड़ते हुए बोली, क्या यार तू भी ना बस मुझे परेशान करती रहती है। वैसे मैं शूद्र जी के साथ अगले हफ्ते मुंबई जा रही हूँ। अंजलि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जिया को बताया, सच्ची मुझे पता था, तो यहाँ से जाने के बाद भी तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। जिया ने अंजलि को टाइटली हग करते हुए एक्साइटेड होकर कहा। जिया उस रात अंजलि के साथ ही रुक गई क्योंकि अंजलि विला में अकेली थी। उस रात उन दोनों ने काफ़ी सारे बातें की और फिर एक दूसरे को हग करके सो गए। हालांकि अंजलि को शूद्र की काफ़ी याद आ रही थी क्योंकि उसे शूद्र की बाहों में जितना सुकून मिलता था उतना कहीं और नहीं मिलता था। अगले दिन जिया अंजलि के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। अंजलि अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो पुलिस वालों को बयान देने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस वालों ने उससे उस रात की सारी डिटेल्स पूछी और उसे उन सभी गुंडों के चेहरे दिखाकर कंफर्म किया कि क्या सारे गुनाहगार पकड़े गए थे। पूछताछ के बाद एक पुलिस वालों ने अंजलि को एक पेपर दिया और बोला, इस कागज़ पर आपके साइन चाहिए। अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया और उस पेपर पर अपने साइन कर दिए। मिस अंजलि, माया आपसे मिलना चाहती हैं और फेस टू फेस आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। पुलिस ऑफिसर ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उससे नहीं मिलना। अंजलि एक उदास चेहरे के साथ बोली, मैडम आप उससे मिलना चाहती हैं या नहीं आपकी मर्जी है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि आपको बता दूं। तो बोल रही थी कि उसे आपके पेरेंट्स के कुछ बातें करनी है, तो आपको उससे मिलना ही चाहिए। पुलिस ऑफिसर ने अंजलि की तरफ देखते हुए उसे पूरी बात बताई। अंजलि वैसे तो माया से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि माया उससे दिल से माफ़ी नहीं मांगना चाहती होगी, वो बस उसे बचाने के लिए बोलेगी। और अब ये बात भी अंजलि के हाथों में नहीं थी, इसलिए वो माया की आंखों में झूठी उम्मीद नहीं जागना चाहती थी। माया ने जो उसके साथ किया था, अंजलि का दिल उससे बेहद टूट चुका था, इसलिए वो अब माया की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन जब उसने अपने पेरेंट्स का जिक्र सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई। अंजलि ने जिया को वही वेट करने के लिए बोल दिया और खुद पुलिस ऑफिसर के साथ माया से मिलने चली गई। अंजलि अच्छे से जानती थी कि अगर जिया भी उसके साथ माया से मिलने गई तो वो माया को पीटने पर उतर जाएगी। जिया ने अंजलि की बात मान ली और वो बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। अंजलि जब माया के पास पहुंची तो माया की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। माया के चेहरे पर हमेशा से जो चमक और गुरूर रहता था वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अंजलि को उस पर दया भी आ रही थी, लेकिन वो अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं किया। तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या बताना चाहती हो मुझे? अंजलि ने माया की तरफ देखते हुए थोड़ी रूखी आवाज़ में कहा। मुझे पहले पानी पीना है। माया ने एक कमज़ोर आवाज़ में अंजलि की तरफ देखते हुए नज़रों में कुछ घबराहट लिए कहा। एक पास खड़ी लेडी पुलिस ऑफिसर ने माया को पानी पिलाया। माया ने पानी पीकर खुद को शांत किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अंजलि की तरफ देखा। अंजलि, तुम जानती हो, बचपन से ही मुझे तुमसे बहुत नफरत थी और इस नफरत की वजह मेरी तुम्हें लेकर जलन थी। माया ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि माया की बात सुनकर हैरान हो गई थी कि आखिर माया उससे क्यों जलती थी, जबकि
अंजलि के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे माया को जलस फील हो। तुम हमेशा से ही हर तरीके से मुझसे बेहतर थी। तुम्हारी पढ़ाई मुझसे बेहतर थी, तुम्हारा बिहेवियर मुझसे बेहतर था, जिसके चलते लोग मुझे हमेशा ही तुम जैसा बनने को बोलते थे। ये बात मुझे हमेशा ही खला करती थी। जब तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा थे वो भी तुम्हारी बहुत केयर किया करते थे, और एक मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सड़ने के लिए जेल में छोड़ दिया। कॉलेज में भी सभी लड़के तुम्हारे दीवाने थे। मुझे समझ नहीं आता था कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। माया ने अपने दिल का भड़ास निकालते हुए अंजलि से कहा। माया की बातों ने अंजलि के दिमाग पर काफ़ी गहरी असर किया था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पे कुछ जता नहीं रही थी। वो समझ पा रही थी कि अगर माया उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। शायद उसकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो अंजलि को खुद से बेहतर साबित होते देख उसे जलना शुरू कर देती। अंजलि को इस वक्त माया के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। बीते कुछ दिनों में खन्ना कंपनी पर माया की हरकत का काफ़ी गहरा असर पड़ रहा था। इस वजह से इंद्रजीत ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए माया का डिस्काउंट कर दिया। माया यहाँ से बस अपने पेरेंट्स के बारे में तुमसे जानने आई थी। मुझे तुम्हारे बाकी के बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि ने अपने चेहरे पर थोड़ी सख्ती दिखाते हुए माया से कहा। अंजलि, तुम जानती हो मेरी माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों करती थी? माया ने अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, ताकि वो दुनिया वालों के सामने अपनी इमेज और अच्छी रह सके। वो दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी कि वो किसी दूसरे की बच्ची को भी अपनी बच्ची की तरह पाल रही है, ताकि लोग उनकी इज्जत करें। अंजलि ने मुंह बनाते हुए माया को जवाब दिया। इसके अलावा भी एक और वजह थी। अंजलि, मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी। जब तक माया ने अंजलि को धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के सालों के छुपाए राज को बताते हुए कहा। धीरे धीरे माया अंजलि के सामने सब कुछ बोले जा रही थी, और अंजलि जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। पुलिस वालों भी माया की बातों को सुनकर काफ़ी हैरान हो गए थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।